वो हम थोड़ा पढ़ के फिर आयुर्वेद पार्ट पढ़ेंगे। पेज नंबर क्या है? हाँ, पेज नंबर कौन सा है? 197 पेज नंबर। पीडीएफ वाला 197 और बुक का 181। सेकेंडरी डिसमेनोरिया। कल हमने प्राइमरी डिसमेनोरिया देखा था, जो नॉर्मल होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। अभी है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। इसको कंजेस्टिव डिसमेनोरिया भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी डिसमेनोरिया नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी मेंस्ट्रुएशन एसोसिएटेड पेन, मतलब मेंस्ट्रुएशन से जो रिलेटेड जो पेन होता है, ऑकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी। कभी भी वहां पेल्विक एरिया में कोई भी डिजीज होगा और उससे एसोसिएटेड जो पेन होगा उसको सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। कॉजेज ऑफ पेन, the pain may be related to increasing tension in pelvic tissues due to premenstrual pelvic congestion or increased vascularity in the pelvic organ। अब क्या होता है कि पेन क्यों होता है? तो वहां पे टेंशन जो रहता है इंक्रीज होता है पेल्विक टिश्यूज में। क्यों होता है? क्योंकि प्रीमेंस्ट्रुअल पेल्विक कंजेशन होता है, मतलब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज वेस्कुलरिटी, कंजेशन मतलब है कि रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता। और वेस्कुलरिटी मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगता है पेल्विक ऑर्गन में। कॉमन कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिसमेनोरिया। अब ये ब्लड सप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई इन्फेक्शन है वहां पे, इसलिए वहां पे ज्यादा कंजेशन भी है, मतलब रुकावट है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा। और वेस्कुलरिटी भी है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन वो ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए ना जो सर क्या है, इसलिए वो प्रेशर करता है। प्रेशर आएगा तो इसलिए पेन होने लगता है। कॉमन एक मिनट रुकिए, मुझे कुछ कुछ फोन आ रहे हैं, मैं इसको पहले ये करता हूँ, म्यूट पे करता हूँ। डिस्मेनोरिया क्या है कि सर्वाइकल स्टेनोसिस, जो सर्विक्स का जो एरिया होता है वो स्टेनोस्ट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। फिर क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन, ये पेल्विक इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक है, बहुत पुराना है, इसलिए सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। जो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, मतलब पेल्विक एरिया में जो एंडोमेट्रियम है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया है और ये क्रॉनिक टाइप का रहता है। फिर पेल्विक एडहेशन, मतलब क्या होता है पेल्विक एडहेशन, मतलब वहां पे ना ऐसे जख्म जख्म हो जाते हैं बहुत सारा। फिर एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस मतलब एंडोमेट्रियम में ना कुछ ना मांस की उत्पत्ति हो जाती है, जिस तरह से ये होता है मस्सा वगैरह होता है ना, उसी तरह से कुछ अर्श जैसे मायोमेट्रियम से शुरू होके एंडोमेट्रियम को रप्चर करके बाहर ऐसे अंदर ही अंदर आने लगते हैं। इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी वगैरह होती है और हैवी मेंसेस आते हैं। फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड मतलब मांस की कुछ गांठ होती है जो ओवरीज के पास हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब के पास हो सकती है, या इस पे जो बॉडी है यूट्रस का उसके अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है। इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पेन होता है, पेनफुल मेंसेस होते हैं। फिर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल पॉलिप, पॉलिप मतलब जिस तरह से अंगूर होता है ग्रेप्स, उस तरह से पानी के ऐसे छोटे छोटे ना सेम टू सेम ग्रेप्स की तरह कुछ ऐसे निकल जाता है, ग्रोथ हो जाता है उसमें अंदर। फिर आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन यूट्रो, मतलब ये जो कॉपर टी वगैरह लगाते हैं उसकी वजह से भी पेनफुल मेंसेस आते हैं, क्योंकि कॉपर टी का जो ये होता है टिप होता है दोनों साइड का हैंडल, वहां पे ना बहुत ज्यादा पेन करता है। एंड पेल्विक कंजेशन, पेल्विक कंजेशन मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन होना वहां पे, मतलब बहुत सारा जैसे बोलेंगे कि बहुत सारा वहां पे पैथोलॉजी हो गई है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो कंजेशन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू मुलेरियन मालफॉर्मेशन, जो मुलेरियन मालफॉर्मेशन का मतलब मुलेरियन डक्ट होता है वहां पे, उसका ना मालफॉर्मेशन जब हो जाएगा तो उसके वजह से सेकेंडरी डिसमेनोरिया होगा। तो ये सारे कॉजेज है, ये आप लोग को याद होना चाहिए, इसके नोट्स बना लीजिएगा। फिर है पेशेंट प्रोफाइल, द पेशेंट्स आर यूजुअली इन देयर 30s, मतलब 31 30, मतलब 30 से 39 ईयर्स तक ये ज्यादा रहते हैं। मोर ऑफन पैरस, मतलब जिनको बार बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, एक दो बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, उनको सेकेंडरी डिसमेनोरिया ज्यादा होने का चांसेस रहता है। एंड अनरिलेटेड टू एनी सोशल स्टेटस, अब इसका कोई भी सोशल स्टेटस नहीं है, मतलब जो अमीर लोग हैं, मतलब रिच लोग हैं उनको भी हो सकता है, मिडिल क्लास को भी हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास को भी हो सकता है, पुअर को भी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो किसी को भी हो सकता है। फिर क्लिनिकल फीचर्स, अब कैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको किस तरह का पेन होता है? पेन इज डल, मतलब एकदम बहुत कम इंटेंसिटी का हल्का हल्का पेन हो रहा होता है। सिचुएटेड इन द बैक, कमर में होता है, एंड इन फ्रंट विदाउट एनी रेडिएशन,
बैक में होता है और आगे की तरफ होता है, लोअर एब्डोमेन में, लेकिन उसमें रेडिएशन नहीं होता, पेन हल्का हल्का रहता है। इट यूजुअली अपीयर्स 3 to 5 days पीरियड टू द पीरियड, पीरियड होने के 3 to 5 days पहले होता है, एंड रिलीव्स विद द स्टार्टिंग ऑफ ब्लीडिंग। जब मेंसेस शुरू हो गया तो इसका जो पेन है वो सबसाइड हो जाता है और पेन नहीं होता है। तो ये मतलब प्री मेंस्ट्रुअल जो टाइम होता है उस टाइम पे ही पेन ज्यादा होता है। द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन डिपेंड्स ऑन द पैथोलॉजी प्रोड्यूसिंग द पेन। अब ये ऑनसेट होना मतलब स्टार्ट होना और कितना लॉन्ग पेन है उसका ना जो भी पैथोलॉजी हुई है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन है तो उसमें ज्यादा पेन होगा, सर्वाइकल स्टेनोसिस है उसमें भी बहुत ज्यादा पेन होगा। बाकी जो है फाइब्रॉइड हो गया, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस हो गया, उसमें पेन उतना कम रहेगा। तो ये स्टार्ट होना और कितना टाइम तक रहना पेन, ये जो भी पैथोलॉजी हुई है, कोई भी बीमारी हुई है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। देयर इज नो सिस्टमिक डिस्कम्फर्ट लाइक प्राइमरी डिस्मेनोरिया, मतलब इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होता है मतलब सिस्टमिक, जैसे नौशिया नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, उसमें कैसे होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कि वॉमिटिंग होता है, लूज मोशन होता है, हेडेक होता है, मूड स्विंग होता है, फिर लोअर बैक पेन होता है, थाइज में पेन, और पैथोलॉजी मतलब जितना भी अंदर सिस्टमिक है ऑर्गन मतलब डाइजेशन वगैरह वो डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। द पेशेंट में हैव गॉट सम डिस्कम्फर्ट इवन इन बिटवीन पीरियड्स, मतलब पेशेंट को कभी कभी ना डिस्कम्फर्ट होगा जब पीरियड स्टार्ट हो गया है, मतलब 5 days का जो ये बोला मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पे ड्यूरिंग दैट पीरियड थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है। देयर आर सिम्टम्स ऑफ एसोसिएटेड पेल्विक पैथोलॉजी, कभी कभी क्या होता है पेल्विक पैथोलॉजी के वजह से भी सिम्टम्स कुछ थोड़ा सा और भी ऐड हो सकते हैं। एब्डोमिनल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन यूजुअली रिवील द ऑफेंडिंग लीजन, मतलब अगर हम एब्डोमेन से चेक करेंगे, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि क्या किस तरह का वहाँ पे पैथोलॉजी है, किस तरह के जख्म है, किस तरह का गांठ है, तो हमें मतलब वो एग्जामिनेशन से ही पता चलता है। एट टाइम्स द लीजन इज रिवील्ड बाय लेप्रोस्कोपी, मतलब अभी क्या होता है कि लेप्रोस्कोपी करके पूरा चेक करते हैं। हिस्टेरोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी मतलब यूट्रस को पूरा अंदर से चेक करके, हिस्ट्रस मतलब यूट्रस, तो इंटरनली यूट्रस को चेक करने से पता चलता है। या लेप्रोटोमी, लेप्रोटोमी मतलब लेप्रोस्कोप अंदर डालते हैं और उसमें एक ऐसा ये रहता है दूरबीन टेलीस्कोप टाइप रहता है और लाइट रहता है, और उसको ना टीवी के मॉनिटर में लगा के कनेक्ट करके और चेक करते जाते हैं और देखते हैं, इन सबसे हमें पता चलता है। ट्रीटमेंट, द ट्रीटमेंट एम्स एट द कॉज रेदर देन द सिम्टम, मतलब हमें ना कॉज पे ज्यादा हमें पता लगाना चाहिए कि क्रॉनिक पेल्विक इन्फेक्शन है क्या, सर्वाइकल स्टेनोसिस है क्या, एंडोमेट्रियल पॉलिप है क्या, आईयूसीडी है, हमें कॉज पे ज्यादा वो देखना है। सिम्टम तो हमें पता है कि डल पेन होता है, रेडिएट नहीं हो रहा है लेकिन डल पेन है। द टाइप ऑफ पेशेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी, एज एंड पैरिटी ऑफ द पेशेंट। अब जो ये ट्रीटमेंट है ना वो सिवियरिटी मतलब कितना प्रॉब्लम है, अगर फाइब्रॉइड है, सिस्ट है या पॉलिप है तो कितना सीवियर है वो, फिर एज कितना है, और पैरिटी ऑफ द पेशेंट, पैरिटी मतलब कितनी बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उस पर वो डिपेंड करता है। मतलब क्या होता है कि सिवियरिटी रहेगा बहुत ज्यादा तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, अगर एज कम होगा तो वो ठीक होना जल्दी इजी हो जाएगा, अगर एज ज्यादा होगा 39 ईयर्स वगैरह तो ठीक करना, क्योंकि क्रॉनिक हो गया है तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होगा। और पैरिटी हो गया है तो उसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट वगैरह रह गई हैं तो वो जल्दी ठीक हो सकता है, अगर वो नहीं प्रेग्नेंट रह पा रही है तो उनको इनफर्टिलिटी वगैरह होता है फाइब्रॉइड की वजह से, तो उस पर डिपेंड करता है। फिर टेबल बताया है कॉजेज ऑफ यूनिलैटरल डिस्मेनोरिया, उसमें ओवेरियन डिस्मेनोरिया, ओवरीज के वजह से डिस्मेनोरिया होता है, ओवेरियन डिस्मेनोरिया। और क्या हो सकता है तो बाइकॉर्नेट यूट्रस, मतलब जो यूट्रस होता है ना उसके फंडस में दो सिंग टाइप आते हैं, और जो यूट्रस होता है ना वो एकदम सिलेंड्रिकल बन जाता है, उसका जो नॉर्मल शेप होता है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। आप लोग गूगल में इमेज देखिएगा बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है वो किस तरह का होता है, और इसके वजह से पेन बहुत होता है और ये इनफर्टिलिटी रहती है, मतलब इसमें बच्चे नहीं होते हैं कभी भी। फिर है यूनिलैटरल लोकेशन ऑफ पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, मतलब एक जगह पे एंडोमेट्रियोसिस रहेगा तो फिर यूनिलैटरल ही डिस्मेनोरिया भी होगा। फिर स्मॉल फाइब्रॉइड पॉलिप नियर वन कॉर्नो, मतलब एक फाइब्रॉइड रहेगा, पॉलिप रहेगा एक साइड में, मतलब जो यूट्रस का एक साइड है ना डोम डोम शेप जो है ऊपर का फंडस उस साइड में एक होगा। फिर राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम,
ये एक सिंड्रोम है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप ऑफ डिजीजेस ये रहता है। इसमें ना राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम ये रहता है, आगे आएगा इसका डिटेल में आएगा। और कोलोनिक और सिकल स्पाज्म, कभी कभी कोलोन होता है या जो सिकम होता है उसमें स्पाज्म हो जाता है, तो उसके रिदम उसका फंक्शन ये इम्पेयर होता है, मतलब वो हो नहीं पाता। इसकी वजह से ये स्पाज्म होने की वजह से भी डिस्मेनोरिया होता है। फिर ओवेरियन डिस्मेनोरिया, ये जो है ना राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम, इसमें क्या क्या होता है, तो राइट ओवेरियन वेन क्रॉसेस द यूरेटर एट राइट एंगल, मतलब जो ओवेरियन वेन है ना, जो मतलब इम्प्योर ब्लड को लेके जा रहे हैं, वो यूरेटर जो होता है जो किडनी से निकल के पाइप आ रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो उसको ना क्रॉस करता है राइट एंगल में। ड्यूरिंग प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड ड्यू टू पेल्विक कंजेशन और इंक्रीज ब्लड फ्लो देयर मे बी मार्क एंगोर्जमेंट इन द वेन। अब क्या होता है कि प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड है तो पेल्विक कंजेशन हो रहा है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है या इंक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये ओवेरियन वेन है ना, वो क्या करता है कि उस पर प्रेशर आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर ऑन यूरेटर, यूरेटर पे भी प्रेशर आएगा, फिर स्टेसिस होगा। स्टेसिस होगा मतलब वो जो यूरिन का है पैसेज वो ब्लॉक हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फेक्शन हो जाएगा। यूरिन अगर वहां पे रुका रहेगा तो उसमें पस सेल वगैरह जमा हो जाएंगे, फिर ल्यूकोसाइट वगैरह जमा हो जाएंगे और उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन होने से क्या होगा कि पाइलोनेफ्राइटिस, किडनीज में नेफ्राइटिस मतलब जो नेफ्रॉन्स है किडनीज के उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, और पाइलो मतलब वहाँ पस वगैरह रह जाएगा और उसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो जाएगा, फीवर भी आता है और उसकी वजह से पेन होने लगता है। तो ये पेन जो रहता है राइट ओवेरियन वेन सिंड्रोम, इसमें किडनीज में भी पेन होता है, यूरेटर में भी पेन होता है और यहाँ मेंसेस के टाइम पे भी होता है। तो ये बहुत सारे डिजीज का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसको सिंड्रोम बोलते हैं। इसका इलाज नहीं होता है, मतलब ये मेडिसिन से ठीक नहीं होता, पेन किलर देके हम सबसाइड कर सकते हैं। सिंड्रोम जो भी रहते हैं ना बड़े बड़े, अगर डिजीज है तो वो एक बीमारी है, सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारियों का कॉम्बिनेशन। तो सिंड्रोम ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, या तो वो होता ही नहीं है ठीक। अगर हमने राइट ओवेरियन वेन ही कट कर दिया तो फिर वो उसका काम ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। फिर है मिटल स्कैगर्स सिंड्रोम, मिटल स्कैमर्स सिंड्रोम, ओवुलर पेन। अब ओवा जो है ओवम, वहां पे पेन कब होता है, तो ये है सिम्टम। तो ओवुलर पेन इज नॉट एन इनफ्रीक्वेंट कंप्लेंट, मतलब ये कॉमन चीज नहीं है। इट अपियर्स इन मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब मिड मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तब होता है। द पेन इज usually situated in hypogastrium or in the either iliac fossa, मतलब हाइपोगैस्ट्रियम एरिया है वहां पे पेन होगा। आप लोगों ने देखा होगा एपिगैस्ट्रियम क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रियम क्या है, वहां वो एरिया में होता है। और दोनों साइड में इलियक फोसा में ये पेन होता है। द पेन इज यूजुअली लोकेटेड ऑन वन साइड एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब ये पेन जो रहता है ना एक साइड में रहता है और साइड बाय साइड ये नहीं चेंज होता। अकॉर्डिंग टू विच ओवरी इज ओवुलेटिंग, जो ओवरी ओवुलेट कर रहे हैं, मतलब मैच्योर ये ग्राफिन फेलिकल निकाल के ओवा जब मतलब ये फॉलिकल रप्चर होके जब ओवुलेट हो रहा है वहां पे ही पेन ज्यादा होता है। नॉशिया और वॉमिटिंग इज कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट, यहाँ पे नॉशिया और वॉमिटिंग नहीं होता है, सिस्टमिक इस पे इफेक्ट नहीं होता है। फिर ये पेन जो रहता है ओवुलर पेन, मतलब ओवुलेशन के टाइम पे ही ये पेन होता है। और ये भी सिंड्रोम है, इसका भी इलाज बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास पेशेंट हैं उनको ये सिंड्रोम रहता है। इट रियरली लास्ट मोर देन 12 आवर्स, मतलब 12 घंटे तक रहता है। इट मे बी एसोसिएटेड विद स्लाइट वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब ये थोड़ा सा वजाइनल ब्लीडिंग के साथ में रहता है। और एक्सेसिव म्यूकोइड वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब म्यूकोइड मतलब म्यूकस के टाइप पे वाइट कुछ ना ऐसे वजाइनल डिस्चार्ज के साथ ये आता है और थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो रहा होता है। द एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, मतलब ये क्यों होता है ये पता नहीं है। तो प्रोबेबल फैक्टर्स, मतलब ये हो सकते हैं कॉजेज, फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, तो इंक्रीज टेंशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जस्ट पीरियड टू रप्चर, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल जो रहता है ओवम का आप लोग एनाटॉमी देखिए, तो उसमें क्या है कि ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल रहता है ना, वो रप्चर होके निकलने के पहले उसके पहले ही यह वहां पे टेंशन बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी यह हो सकता है। फिर दूसरा है पेरिटोनियल इरिटेशन बाय फॉलिकुलर फ्लूइड फॉलोइंग ओवुलेशन, जो पेरिटोनियम का लेयर है वहां पे इरिटेशन होता है क्योंकि फॉलिकुलर फ्लूइड जो रहता है वो ओवुलेशन के टाइम पे सिक्रीट होता है, तो अगर उसका पीएच वगैरह जो रहेगा वो अगर मैच नहीं हो रहा है और पेरिटोनियम को इरिटेट कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये पेन हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्यूब्स एंड यूट्रस,
अगर ना ट्यूब जो है फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव विद एश्योरेंस एंड एनाल्जेसिक्स। अभी हम लोग भी पेशेंट को ना अपने आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, जैसे महायोगराज गुगुल, दशमूलारिष्ट वगैरह देते हैं। तो एलोपैथी में क्या करते हैं, एश्योरेंस करते हैं और पेन किलर देते हैं, जैसे ये दे दिया, क्रोसिन दे दिया, कॉम्बिफ्लेम दे दिया, पैरासिटामोल दे दिया। बहुत सारे एनाल्जेसिक आप लोग को फार्मेकोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो तो वो सारी दवाइयां दे के ये ना पेन कम किया जाता है, उसमें से कोई भी एक चूज करके। In obstinate cases, the cure is absolute by making the cycle unavoidable with contraceptive pills. कभी कभी क्या होता है कि contraceptive pills देके हम लोग ना ये करते हैं, ओवुलेशन जो हो रहा है उसको ना हम ये करते हैं, टेम्परेरी रोक देते हैं। उसकी वजह से इसका पेन हम सबसाइड करके फिर ट्रीटमेंट, मतलब वो पेशेंट को अच्छा लगता है, ऐसा होता है। तो है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। पेल्विस एरिया में ब्लड फ्लो और इन्फेक्शन इतना ज्यादा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से पेन होता है। तो ये सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिजीजेज, और इसका इलाज मुश्किल होता है या नहीं होता है। इसमें जो भी सिंड्रोम है उसको इलाज करना बहुत हार्ड रहता है, बहुत टफ रहता है। देयर इज डिस्टर्बेंस इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, विच में लीड टू ग्रॉस वेस्कुलर कंजेशन विद पेल्विक वेरिकोसिटीज। अब क्या है, पेल्विक एरिया में ना वेरिकोसिटीज रहती है, मतलब जो वेन्स रहते हैं ना वो डायलेट हो जाते हैं, और डायलेट जाते हैं तो ब्लड फ्लो जो रहता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और इसके वजह से प्रॉपर नहीं होगा तो वहां पे ये सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है। वेरिकोसिटीज जब हो रही है पेल्विक रीजन में, वेन्स में, इसकी वजह से क्या होता है, द पेशेंट एज ए कंजेस्टिव टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि कुछ ना ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे कंजेशन है और उसके वजह से पेन हो रहा है। कुछ चीज निकल जाए, कुछ ऐसा ब्लड सर्कुलेट हो जाए तो वो निकल जाए, ऐसा हमेशा पेशेंट को लगता है, विदाउट एनी डेमोन्स्ट्रेबल पेल्विक पैथोलॉजी। मतलब इसमें हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं कि कौन सी पेल्विक पैथोलॉजी हुई है, क्या बीमारी हुई है। बस ये है कि ब्लड फ्लो जो रहता है वहां पे कुछ ना कुछ रुकावट रहती है, आर्टरीज में, वेन्स में, उसकी वजह से, और वेरिकोसिटी मतलब डायलिटेशन बहुत हुआ रहता है। कभी कभी एनोरिज्म होता है, या जिस तरह से वेरिकोज वेन्स रहते हैं अपने यहाँ पे नी जॉइंट के पीछे, उस तरह से वहां भी इंटरनली भी वेरिकोसिटी रहती है, डायलिटेशन रहता है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता है। एक तरह से हम बोलेंगे कि शिरा शैथिल्यता होती है, मतलब जो सिराएं होती है ना वो सारी लूज पड़ जाती हैं, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता। डायग्नोसिस इज मेड बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब हम लोग ना पेशेंट को देख सकते हैं, उससे फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकल स्टडी मतलब पेल्विक वेनोग्राफी कर सकते हैं, डॉपलर स्कैन कर सकते हैं। फिर उसके डॉपलर स्कैन करते हैं ना तो आर्टरीज और वेन्स जो है वो कितनी मतलब डायलेट हैं, ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, वहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है क्या, प्लेक हुआ है क्या, या ब्लॉकेज हुआ है क्या आर्टरीज में, वो हमें पता चलता है डॉपलर जब स्कैन करते हैं तो। फिर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड स्कैन, ये एक बहुत अच्छा मतलब टेक्निक आ गया है अल्ट्रासाउंड स्कैन करने का, डुप्लेक्स टाइप का। फिर सीटी मतलब क्रोमेटोग्राफी जब करते हैं, एमआरआई करते हैं, या एंजियोग्राफी करते हैं वहाँ के वेन्स का। एंजियोग्राफी में हम लोग ना कुछ डाइट छोड़ते हैं, और डाइट छोड़ने के बाद फिर हम उसका एक्सरे टाइप लेते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। लेप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट। अब लेप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस है तो ये तो आर्टरीज और वेन्स है, तो इसलिए हमें अच्छे से नहीं पता चल पाता। एज विथ इंट्रापेरिटोनियल प्रेशर एंड Trendelenburg position, these vessels may be compressed but will reappear as the pressure is reduced। मतलब अगर हम लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं तो क्या होगा कि इंट्रापेरिटोनियल प्रेशर जो है इंटरनली वो बहुत ज्यादा हो सकता है, और पेशेंट को हम वैसे सुलाते हैं और ये पोजीशन रहता है, इसकी वजह से जो वेसल्स होती है, हम लेप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस कर रहे हैं तो वेसल कभी कभी कंप्रेस हो जाती है, लेकिन वो फिर ना रीअपेयर हो जाती है। तो ये इसी को हम बोलते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन। तो इसकी वजह से ये वेसल कंप्रेस रहती है टेम्पररी, फिर जब वो रीअपेयर हो जाती हैं जब प्रेशर कम हो जाएगा तो। इसलिए लेप्रोस्कोपी में उसको करना डिफिकल्ट होता है, डॉपलर वगैरह से हमें समझ आ जाता है। द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वेक डिसऑर्डर्स विद बैकएक। अब पेशेंट को क्या क्या होता है इस सिंड्रोम में, तो बैकएक होता है, मतलब कमर में दर्द होती है, फिर पेल्विक पेन होता है, पूरे पेल्विक एरिया में पेन होता है,
विद लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, और ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो पेल्विक पेन होने लगेगा। एट टाइम विद डिस्पेरिनिया, डिस्पेरिनिया मतलब क्या होता है कि जब पेनफुल मेंसेस होते हैं वो सिम्टम को डिस्पेरिनिया बोलते हैं। तो उस टाइम पे मतलब डिफिकल्टी से मेंसेस होते हैं, बहुत ऐसा पेनफुल मेंसेस होते हैं। देयर में भी मेनोरेजिया और एपीमेनोरिया। मेनोरेजिया मतलब हैवी ब्लीडिंग, और एपीमेनोरिया भी उसी से है कि वो ब्लीडिंग बहुत ऐसे स्कैंटी स्कैंटी आता है। द यूट्रस में फील बल्की, मतलब यूट्रस ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, उसका वेट ज्यादा हो गया है। एंड बॉगी मतलब बहुत ऐसे फैल गया है और अंदर बहुत हैवी लग रहा है, इस तरह का फीलिंग आती है। द ट्रीटमेंट इज अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब ट्रीटमेंट देंगे आप, पेन किलर वगैरह देंगे, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं रह सकता है। फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, मतलब इसमें कोई हार्मोन देते हैं, एमपीएच जो देते हैं 50 mg डेली फॉर 4 मंथ वाज फाउंड इफेक्टिव। ये पहले दिया जाता था तो उससे ना थोड़ा इफेक्ट आता था, लेकिन अभी नहीं दिया जाता है वो। इन पेरस वुमेन विद एडवांसिंग एज हिस्टेक्टोमी में रिलीव द सिम्टम्स, मतलब जब पूरा यूट्रस को ही रिमूव कर दिया आप सर्जरी करके, जैसे आपने यूट्रस निकाल दिया, फिर उसके बाद में सर्विक्स निकाल दिया, उसके बाद में फेलोपियन ट्यूब ओवरी सब निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं हिस्टेक्टोमी। वो जब निकाल देंगे तब रिलीफ हो जाता है। उसके बाद में है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये आप लोगों को ना पूरे अच्छे से याद हो जाना चाहिए। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस इज ए साइको न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, न्यूरो मतलब नर्व से रिलेटेड, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी, मतलब ये क्यों होता है ये अभी तक किसी को पता नहीं है। ऑफन नोटिस जस्ट पीरियड टू मेंस्ट्रुएशन, जब मेंसेस आने वाले होते हैं उसके पहले ये जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये उसके इफेक्ट दिखने लगते हैं। देयर इज साइक्लिक अपीयरेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 to 10 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ना ये हो जाता है, मतलब इसका ना साइक्लिक अपीयरेंस होता है, मतलब एक मेंसेस के बाद फिर दूसरे में भी दिखेगा, फिर तीसरे में भी दिखेगा, और 7 से 10 दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये पेन कंटिन्यू रहता है, बहुत ज्यादा इसमें तकलीफ होती है। इट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, एसीओजे ओजी, मतलब ये जो सिम्टम है ये अगर क्राइटेरिया हो रहा है तो हम इस ये सिंड्रोम है ये हम लोग देख सकते हैं। तो नो रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनिक लीजन, तो कोई जख्म वगैरह नहीं होती है। दूसरा है रेगुलर ऑकर्स ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ ईच ओव्यूलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल मैं आप लोग को मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा, तो उसमें ल्यूटियल फेज जो रहता है उस टाइम पे या 7 से 10 दिन तक जरूर ये पेन रहता है। सिम्टम्स मस्ट बी सीवियर एनफ टू डिस्टर्ब द लाइफ स्टाइल ऑफ ए वुमेन और शी रिक्वेस्ट मेडिकल हेल्प, मतलब ये इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है, इतना ज्यादा अनकंफर्ट रहता है कि जो भी लाइफस्टाइल है, तो मतलब वो सुबह उठ के खाना बना रही है, खाना खा रही है, जो भी फीमेल है वुमेन है, तो उनका ना ये डिस्टर्ब कर देता है। ये जब भी आता है ल्यूटियल फेज में पेनफुल जब रहता है ये सिम्टम। फिर दूसरा है कि शी रिक्वायर्स मेडिकल हेल्प, तो उसको ना पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक वगैरह लेना ही पड़ता है, पेन अगर नहीं कम होगा तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाती है। फिर सिम्टम फ्री पीरियड ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ द साइकिल, बाकी फिर क्या होता है 7 से 10 दिन ल्यूटियल फेज हो गया मेंस्ट्रुएशन का, तो उसके बाद में वो सिम्टम फ्री पीरियड रहता है, मतलब रेगुलर मेंसेस भी आ जाएंगे, पेन भी नहीं होगा। अगर उसको इंटरकोर्स करना है, सेक्स करना है, तो वो भी कर सकते हैं, उस टाइम पे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। When these symptoms disturb daily functioning, they are grouped under the name premenstrual dysphoric disorder. जब ये डेली डे टू डे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है हर महीने में, तो इसको ये बोलते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, पीएमडीडी बोलते हैं। फिर है पैथोफिजियोलॉजी। अब इसमें क्या पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी है, तो एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन बट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस आर पोस्टुलेटेड, मतलब हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, लेकिन ये कारण हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर पहला है अल्ट्रेशन इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्टार्टिंग फॉर द मिड लेट्यूल फेज, मतलब जब ना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो लेवल होता है वो अल्टरेट करता है, मतलब वो चेंज करता है, कम ज्यादा होता है जब मिड ल्यूटियल फेज होता है 7 से 10 दिन के बीच में, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर है आइदर देयर इज अल्टर एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो और डिमिनिश प्रोजेस्टेरॉन लेवल, मतलब उसमें क्या होता है कि या तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो कम हो जाएगा या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अब ना टेबल 13.3 देखिए, तो इसमें सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ पीएमएस एंड पीएमडीटी। अभी क्या है कि पीएमएस क्या बताया पहले, प्री मेंस्ट्रुअल
सिंड्रोम को पीएमएस बताया। और पीएमडीडी क्या बताया? प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं? तो पहला है रिलेटेड टू वाटर रिटेंशन, मतलब इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बन के अंदर ना एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या क्या होते हैं सिम्टम्स बॉडी में? तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग, ऐसे पेट फूल जाता है, ब्लोट करता है, मतलब इतना ज्यादा तकलीफ होती है ना, ऐसा पेट लगता है कि फट जाएगा, अंदर अंदर भरा भरा लगता है। फिर है ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट जो रहते हैं ना वो पत्थर की जैसा बहुत हार्ड हो जाते हैं, टेंडरनेस आ जाता है, उसकी वजह से पेन भी होगा ब्रेस्ट में। फिर स्वेलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मतलब हाथ पैर में स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाती है। फिर वेट गेन बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे जब ये पीएमडीडी होता है और पीएमएस होता है तब। फिर है न्यूरोसाइकोट्रिक सिम्टम्स, मतलब ब्रेन से रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड। तो इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा इरिटेशन होते हैं, कोई भी काम है, कोई भी कुछ बोल दिया, अगर ट्रेन लेट भी आ रही है, बस लेट आ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। दुनिया तो वैसी है, अगर फोन भी आ रहा है किसी का, इरिटेशन बहुत होता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ बहुत करती है वो लेडी। फिर दूसरा है डिप्रेशन बहुत आता है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेजीनेस आता है, उत्साह नहीं आता। तो ये जो कंडीशन रहते हैं डिप्रेशन को बोलते हैं। कोई कारण नहीं होता, वो बॉडी में अपने ऑटोमेटिकली होता है। फिर है मूड स्विंग, मतलब कभी अच्छा लगता है, कभी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कभी वो प्यार से बात करते हैं, कभी बहुत झगड़ा लड़ाई करती है, और उसको खुद भी नहीं पता चलता कि मूड स्विंग क्यों हो रहा है बार बार। मूड का फ्लक्चुएशन होना, उसको मूड स्विंग बोलते हैं। फिर है फॉरगेटफुलनेस, मतलब वो कोई भी चीज है ना वो वुमेन भूल जाती है बार बार। फिर रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। फिर इंक्रीज एपेटाइट, मतलब बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा खाना खाती है। फिर टीयरफुलनेस, कोई छोटी छोटी बात पे भी आंसू आते हैं, वो बार बार रोती रहती है। फिर एंग्जाइटी, मतलब घबराहट होती है, उसको डर लगता है, ऐसे मन मन एक कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर वो मूवी भी देख रही है तो बेचैनी होगी, अगर वो किसी से बात कर रही है तब भी एंग्जाइटी हुआ, उसको घबराहट बहुत ज्यादा होती है। फिर है टेंशन, कोई ना बात को पकड़ के, कोई भी बात, एक छोटी सी भी बात होगी तो उसको पकड़ के उसी बात को रिपीट वो सोचते रहती है, सोचते रहती है ये क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये टेंशन हमेशा उसको रहता है। फिर एक कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, उसको समझ नहीं आ रहा होता है। तो ये जो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसका इफेक्ट ना माइंड पे भी पड़ता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। फिर हेडेक होता है। फिर एंगर, मतलब छोटी छोटी बात पे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ये सब इसमें जितना देखेंगे तो ज्यादातर सब माइंड से रिलेटेड है। तो ऐसा माइंड जो रहता है बहुत डिस्टर्ब रहता है ये जब भी सिम्टम्स शुरू होते हैं तब, 7 से 10 दिन के बीच में। फिर बिहेवियरल सिम्टम क्या है कि बिहेवियर में क्या क्या होता है? तो फटीग, कुछ काम नहीं भी किया तो थकावट बहुत ज्यादा आएगी। फिर डिसपेरेनिया, मतलब जब उसको मेंसेस आएंगे तो पेनफुल आएंगे, पेनफुल मेंसेस आएंगे। फिर टायर्डनेस, थकावट बहुत ज्यादा होती है। एक होता है थकावट, एक होता है माइंड भी थक जाता है, तो उसको ना टायर्डनेस आता है, मतलब वो ऐसा लगता है कि वो एग्जॉस्ट हो गई है, उसके बाद वो काम ही नहीं कर सकती, बेड पे लेटी रहती है। फिर इंसोम्निया, मतलब उसको रात रात भर नींद नहीं आती है, नींद की कमी हो जाती है, और नींद भी आएगी तो डिस्टर्ब स्लीप आएगा, इसको इंसोम्निया बोलते हैं। फिर है बी न्यूरो एंडोक्राइन फैक्टर्स। अब एंडोक्राइन और न्यूरो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी इफेक्ट होता है और ब्रेन में भी होता है। ये क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर इन द सीएनएस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है। ड्यूरिंग द ल्यूटेल फेज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन इज ऑब्जर्व्ड इन वुमेन सफरिंग फ्रॉम पीएमएस। अब सेरोटोनिन जो है ये आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ये हैप्पी हैप्पी हार्मोन रहता है। तो जब ना ल्यूटेल फेज होता है तो हैप्पी हार्मोन का सिक्रीशन कम होने लगता है, उनका सिंथेसिस कम होता है, उसकी वजह से ये पीएमएस में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अभी कोई कोई हार्मोन है जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, तो ये ना पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से सीक्रेट होते हैं। ये क्या होता है, जैसे आपने चीनी खाया, बहुत टेस्टी सब्जी खाया, बहुत टेस्टी कुछ तो खाना खाया, मीठा खाया, तो आपके माइंड को एकदम कैसे जॉयफुल फीलिंग होती है, और या फिर कोई अच्छी बात सुनी हंसने लगे, तो ये सब उस टाइम पे डोपामाइन सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अभी क्या पीएमएस है ना, तो इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, उसका सिंथेसिस ही नहीं होगा तो सिक्रीशन कहाँ होगा, इसलिए ना ये इफेक्ट माइंड पे पड़ता है। फिर है एंडोर्फिन, ये जो रहता है सिम्टम कॉम्प्लेक्स ऑफ पीएमएस इज थॉट टू बी ड्यू टू विड्रॉल ऑफ एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर। ये भी जो रहते हैं ना एंडोर्फिन, ये भी मूड को ये करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसमें ना लो फीलिंग आती है पीएमएस के टाइम पे। और इसमें आगे बताया सीएनएससी चैप्टर 7 उसमें बताया ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज, उसमें हम लोग जब पढ़ेंगे चैप्टर 7 तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे।
फिर है गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, GABA, तो सप्रेसेस द एंजाइटी लेवल इन द ब्रेन। ये क्या करता है कि एंजाइटी लेवल जो ब्रेन का ये सप्रेस करता है। लेकिन जो मेडिकेशन दैट आर GABA एगोनिस्ट आर इफेक्टिव। अब जब हम ये GABA का एगोनिस्ट मतलब GABA को कंट्रोल करने वाले हैं, उसका इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से ना माइंड जो है वो डिस्टर्ब हुआ रहता है। साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल फैक्टर्स में भी इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस बिहेवियरल चेंजेस। मतलब उसका साइकोलॉजी कैसा है, वो क्या सोचती है दुनिया के बारे में, फैमिली के बारे में, हस्बैंड के प्रति उसका अच्छा बिहेवियर है कि नहीं, उसका अच्छा थिंकिंग है कि नहीं, या साइकोसोशल मतलब वो गरीब है या कोई भी हायर क्लास की है, कैसे भी उसको ना दूसरों से ना ये होता है कि कंपैरिजन करना है या कोई बात को पकड़ के रखना है, इसका इफेक्ट होता है बिहेवियरल चेंजेस में आता है। तो माइंड से रिलेटेड ये सारी चीजें। फिर डी है अदर्स, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैव बीन मेंशन टू एक्सप्लेन द सिम्टम कॉम्प्लेक्स ऑफ PMS। मतलब बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। These are thyrotrophine releasing hormone TRH, prolactin, renin, aldosterone, prostaglandin। प्रोस्टाग्लैंडिन हमने कल पढ़ा था कि पेन का वो हार्मोन रहता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जब सीक्रेट होते हैं तो पेन होता है। तो ये जितने हैं प्रोलैक्टिन, रेनिन, एल्डोस्टेरॉन, इनका जो फंक्शनिंग है वो इम्बैलेंस होता है, मतलब ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है। तो उसके वजह से ये ना माइंड पे इफेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली नथिंग इज कंक्लूसिव। मतलब क्या होता है कि दुर्भाग्यवश ये जितना भी चीज है वो कंक्लूजन पे नहीं आता है, ये बस एज्यूम किया जाता है, हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि ऐसा हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, PMS इज मोर कॉमन इन वुमेन एज 30 to 45। मतलब जिनको 30 से 45 ईयर्स का एज है उसको PMS ज्यादा रहता है। PMS का मतलब क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इट में बी रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ और ए डिस्टर्बिंग लाइफ इवेंट। मतलब लाइफ में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उसकी वजह से इसका रिलेशन रहता है, या बच्चा हो गया उससे भी ये इफेक्ट करता है। देर इज नो एबनॉर्मल पेल्विक फंडिंग एक्सेप्टिंग फीचर्स ऑफ पेल्विक कंजेशन। मतलब अगर हम लोग चेक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे पैथोलॉजी नहीं, पैथोलॉजी हुई है लेकिन कोई एनाटॉमिकली कोई डिफेक्ट नहीं हुआ रहता है, पेल्विक कंजेशन रहता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, इसके वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है और उसकी वजह से पेन होता है। मेंसेस के ल्यूटियल फेज में या पहले ऐसा पेन हो रहा होता है। Treatment, as the etiology is multifactorial and too often obscure, various drugs are used either on speculation or empirically with varying degrees of success। मतलब इसमें बहुत सारे मल्टी फैक्टर होते हैं, हार्मोनल भी रहता है, माइंड का भी रहता है और पैथोलॉजिकल भी रहता है। इसलिए ना जो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो माइंड पे काम करें, जो पेन किलर हो, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक हो, तो ये ना स्पेकुलेशन मतलब अंदाज से दिया जाता है या कभी कभी हमें पता चल जाता है, तो एम्पेरिकली मतलब परफेक्ट दवाइयाँ दी जाती है पूरे अच्छे से प्लान करके, और उससे ना हमें सक्सेस मिलता है, तो कभी कम मिलता है कभी ज्यादा मिलता है, वही बोला है वेरिंग डिग्रीज ऑफ सक्सेस। फिर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब सुबह जल्दी उठना है, फिर रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ऐसे करने से ना बहुत ज्यादा फायदा होता है। एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब माइंड जो है ना वो काउंसलर जो रहते हैं साइकेट्रिस्ट उनके पास जाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं या इस्लाम का कुरान वगैरह करते हैं, मौलाना से कुछ ये लेते हैं, टिप्स लेते हैं। इन सब से क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंट रहता है, उसकी वजह से माइंड अच्छा रहेगा। माइंड अच्छा रहेगा तो वो ये सारे हार्मोन्स अच्छे सीक्रेट होंगे तो उसको अच्छा रहेगा। फिर जनरल, अब इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट रहता है, तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो बिना दवाई वाला है क्या क्या दे सकते हैं, तो एश्योरेंस, उसको हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं वो एश्योर करे कि आप ठीक हो जाएंगे, ये नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होता, आप पेन किलर है ठीक हो जाएंगे, योगा कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट मैनिपुलेशन, मतलब कम खाएं, हल्का खाना खाएं, जब भूख लगती है तब खा लें, ये जो डाइट मैनिपुलेशन है, डाइट को चेंज करना, कम ज्यादा करना, इसकी वजह से भी यह PMS पे बहुत ज्यादा काफी हद तक कंट्रोल आ सकता है। सेकेंड है अवॉइडेंस ऑफ सॉल्ट। जितना हम सॉल्ट खाते हैं ना ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वहाँ सोडियम चैनल्स होते हैं ना, उसमें ये जो रहता है डीपोलराइजेशन ऑफ मसल्स ये ज्यादा होने लगता है, तो इसीलिए ना उसके वजह से पेन ज्यादा होते हैं, मेंसेस के आगे पहले बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए सॉल्ट कम खाना है, कैफीन जो है वो कम खाना है, कॉफी वगैरह कम पीना है, अल्कोहल जो रहता है अल्कोहल स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल इम्प्रूव द सिम्टम्स। ऐसा बता रहे हैं कि कैफीन
बंद नहीं, कैफीन देना है ऐसा बोल रहे हैं। कैफीन एंड अल्कोहल जो है वो देना है सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, तो इससे ना ये सिम्टम्स है वो इम्प्रूव करेगा। नमक कम खाना है, लेकिन कैफीन और अल्कोहल है वो देना है थोड़ा थोड़ा। अल्कोहल का कोई मेडिसिन आता है वो दे दीजिए। फिर है नॉन हार्मोनल, तो ट्रैंक्विलाइजर्स एंड और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में बी ऑफ हेल्प लॉजिकली। मतलब इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स जो रहते हैं जो एंटी एंजाइटी के रहते हैं, मतलब घबराहट को रोकने के लिए जो रहते हैं उसको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। और एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो डिप्रेशन से निकालते हैं, वो दवाइयाँ जब देंगे तो लॉजिकली वो हेल्प कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। मे बी ऑफ हेल्प लॉजिकली, मे बी मतलब वो काम कर सकते हैं। फिर पैरीडॉक्सिन 100 mg twice daily is helpful by correcting tryptophan metabolism especially following pill associated depression। ये जो है पायरिडॉक्सिन, ये 100 mg ट्वाइस डेली देना है, दोनों बार खाने के बाद देना है। तो इससे क्या होगा कि ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म जो है वो ना कंट्रोल में आ जाएगा, और जो भी पिल एसोसिएटेड डिप्रेशन है, मतलब जो कंट्रासेप्टिव पिल खाता है उससे जो डिप्रेशन आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। फिर है सी, डायूरेटिक्स इन सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। डायूरेटिक्स मतलब जो यूरिन अच्छे से पास कराते हैं। फ्रूसेमाइड 20 mg डेली फॉर consecutive 5 days। ए वीक रिड्यूसेस फ्लूइड रिटेंशन, जो स्वेलिंग आ गई है पूरे बॉडी में, तो हम जब डायूरेटिक्स देंगे तो यूरिन से वो पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 दिन तक देना है 20 mg डेली। उससे ना ये फ्लूइड रिटेंशन जो हुआ है, पूरा हाथ पैर में सूजन वगैरह आई थी वो कम हो जाता है। फिर एंग्जियोलाइटिक ड्रग एजेंट्स आर फाउंड टू बी हेल्पफुल टू वुमेन हैविंग persistent एंजाइटी, जिसको ना बहुत ज्यादा कंटिन्यू एंजाइटी रहता है, तो उनको एंग्जियोलाइटिक ड्रग मतलब माइंड को ठीक करने वाले एजेंट्स देने चाहिए। इसमें अल्प्राजोलैम 0.25 mg BID मतलब ट्वाइस अ डे देना है, इज गिवन ड्यूरिंग द ल्यूटेल फेज ऑफ द साइकिल। ये जब माइंड पे साइकेट्रिक मेडिसिन दिया जाता है तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। फिर सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, ये जो सेरोटोनिन को रीअपटेक इनिबिटर्स रहते हैं, और नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर्स आर फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। ये ना मेडिसिन के बुक में मिल जाएगा, या आप लोगों को फार्मा की बुक में, या ड्रग टुडे नाम का जो एक हैंडबुक आता है उसमें ये बताया है, वो मेडिसिन के नाम बताए हैं, ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, वो देने से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। फिर है फ्लोरोजेटाइन, फ्लोरोक्साइन, फ्लोरेक्सेटाइन, इट इज एन एंटीडिप्रेसेंट दैट इनहिबिट्स न्यूरोनल अपटेक ऑफ सेरोटोनिन। ये क्या करता है, सेरोटोनिन जो रहता है उसको ना अपटेक को ना ये कंट्रोल कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। ए सिंगल ओरल डोज ऑफ 20 mg वाज फाउंड टू इंप्रूव द साइकेट्रिक एंड बिहेवियरल सिम्टम्स सिग्निफिकेंटली। जब ये दिया जाता है तो बहुत ज्यादा, पहले जब दिया गया तो साइकेट्रिक एंड बिहेवियरल सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए। द ड्रग्स आर यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड एट लीस्ट ट्वाइस डे पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड टू बी कंटिन्यूड टिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। अब ये मेडिसिन जो है ना 2 दिन पहले शुरू करना चाहिए जब सिम्टम्स आने वाले हैं, और जब तक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता तब तक देना चाहिए। अदर ड्रग्स यूज्ड आर सर्टैलिन 50 mg पर डे एंड वेनलाफैक्सिन, ये देना चाहिए। फिर हार्मोन, एनी वन ऑफ द ड्रग फॉलोइंग ड्रग्स इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर क्या क्या दे सकते हैं, और तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, द आइडिया इज टू सप्रेस ओवुलेशन एंड टू मेंटेन एन यूनिफॉर्म हार्मोनल milieu। द थेरेपी इज टू बी कंटिन्यूड फॉर 3 to 6 साइकिल्स। अब ओसी पिल्स जब देते हैं, ओसी पिल्स जो रहते हैं वो बच्चा नहीं होने देता है और ओवुलेशन को सप्रेस करता है। इससे क्या होता है कि हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, तो जो पीएमएस है वो सिम्टम कम हो जाते हैं। और 3 to 6 साइकिल्स तक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। मेंसेस वगैरह आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाएगी क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा है। न्यूअर ओसीपी कंटेन्स प्रोजेस्टिन ड्रोस्पेरेनॉन, तो इसकी वजह से ये नए नए ड्रग्स जो ओसीपीज आ रहे हैं उसमें ये रहता है। इट हैज एंटी मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड एंटी एड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज। एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, या एंटी एड्रोजेनिक जो रहते हैं, एड्रोजन के ऑपोजिट, एंटी मतलब ऑपोजिट, इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। फिर ड्रोस्पेरेनॉन कंटेन ओसीपीज आर फाउंड टू बी हैव बेटर कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। ये जो मेडिसिन है ओसीपी का, ये केमिकल को जो कंटेन करता है, तो यह ना बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है ये जो पीएमएस है उसमें। फिर प्रोजेस्टेरॉन इज नॉट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पीएमएस। प्रोजेस्टेरॉन है ना वो इफेक्टिव नहीं होता है पीएमएस के लिए। फिर है लेवेनोर्गेस्ट्रेल इंट्रायूटेराइन सिस्टम, आईयूएस हैज बीन यूज्ड टू सप्रेस ओवेरियन साइकिल।
ओवेरियन साइकिल को कंट्रोल कर दिया, सप्रेस कर दिया, तो ये पहले मतलब ये यूज किया जाता था, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है प्रोजेस्टेरॉन का ट्रीटमेंट। फिर है स्पाइरोनोलेक्टोन, इट इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। मतलब ये आप लोगों ने डायूरेटिक पढ़ा होगा, तो कुछ है लैसिक्स होता है, कुछ ये होता है। तो यह जो रहता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, जो पोटेशियम का जो है मतलब जो भी एक्सचेंज है यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट का, उसको ना ये यूरिन ज्यादा कराता है, डायूरेटिक रहता है। इट हैज एंटी नेलोकोर्टिकाइड एंड एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। इसका ये इफेक्ट होता है, इट इज गिवन इन द ल्यूटियल फेज 25 to 200 mg पर डे। इट इम्प्रूव्स द सिम्टम ऑफ पीएमडीडी। ये जो है ना, ये सिम्टम्स को ठीक कर देता है। फिर ब्रोमोक्रेप्टाइन 2.5 mg डेली और ट्वाइस डेली में भी हेल्पफुल एटलीस्ट टू रिलीव द ब्रेस्ट कंप्लेंट्स। ये जब हम देते हैं ब्रेस्ट कंप्लेंट मतलब टेंडरनेस है, पेन है और बहुत ज्यादा अनइजीनेस है, तो ये ब्रोमोक्रिप्टाइन 2.5 mg देते हैं सुबह शाम, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर सप्रेशन ऑफ ओवेरियन साइकिल। अब ओवेरियन साइकिल जो है कि इमेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, फिर वहां से ओवा का रप्चर होना, यह सबको सप्रेस करता है। कैसे कर सकते हैं? तो डेनाजोल 200 mg डेली इज टू बी एडजस्टेड सो एज टू प्रोड्यूस एमेनोरिया। जब ये दिया जाता है तो अमेनोरिया आ जाता है, मेंसेस को स्टॉप किया जाता है। वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी एडवाइज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। मतलब इसमें जो कॉन्ट्रासेप्शन है तो बेरियर मेथड मतलब उसको सेक्स वगैरह करने के लिए अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ओवेरियन साइकिल जो है वह रुक जाएगा। या बेरियर मेथड में कॉन्डोम का यूज करना, या सेक्स ना करना, या मेल फीमेल कॉन्डोम का यूज करना, ये सारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स यूज करते हैं, तो उससे ओवुलेटरी साइकिल है वो सप्रेस हो जाता है। GnRH analogs, the gonadal steroids are suppressed by administration of GnRH agonist for 6 months। मतलब ये जो रहते हैं गोनाडल स्टेरॉइड्स रहते हैं उसको संप्रेस किया जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है 6 महीने के लिए, तो इसको ऊफेरेक्टोमी बोलते हैं। मतलब हम लोग ओवा जो है ना उसको हम रोक देते हैं, उसका जो ये रहता है रप्चर होके ओवा को निकलना। GnRH analogs and PMS are used to assess the role of ovarian steroid in the etiology of PMS। हम ना GnRH analogs जो रहते हैं ये हम देते हैं, हमें देखना है कि मतलब हमें असेस करना है, चेक करना है कि ओवेरियन स्टेरॉइड्स है उसका क्या क्या फंक्शन है पीएमएस में। दिस कैन आल्सो प्रेडिक्ट वेदर बायलैटरल ओफेरेक्टोमी वुड बी ऑफ एनी हेल्प और नॉट। मतलब अगर ओवा को निकाल दिया तो क्या उसको लेडी को बच्चे तो हो गए, तो ओवम को निकालने को ओफेरेक्टोमी बोलते हैं। तो वह करने के लिए क्या इफेक्ट है कि नहीं है, ये देखने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। द प्रिपरेशन एंड डोजेज यूज्ड आर गिवन इन एज गिवन सी पेज नंबर 525, उसमें ये ज्यादा अच्छे से बताया। फिर गॉर्सेलेनिन जोलोडेक्स 3.6 mg इज गिवन सबकुटेनियसली एट एवरी 4 वीक्स, या ना इंजेक्शन के जैसे दिया जाता है। फिर है लियोप्रोरेलिन एसिटेट, ये जो है प्रोस्टेप 3.75 mg इज गिवन बाय SC सबकुटेनियसली और IM इंट्रामस्कुलरली, इंजेक्शन से देते हैं, 4 हफ्ते के बाद देते हैं, 1 महीने के बाद। फिर है ट्रिप्टोरेलिन डीकेपेपाइटिल 3 mg इज गिवन IM एवरी 4 वीक्स, यह ना हर 4 वीक के बाद 3 mg तक दिया जाता है इसका इंजेक्शन। इससे क्या होता है कि ओवेरियन साइकिल जो है ना वो सप्रेस हो जाता है। रिजल्ट्स ऑफ GnRH एगोनिस्ट थेरेपी आर ड्रामेटिक, मतलब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। GnRH एगोनिस्ट थेरेपी इज कंबाइंड विद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन एट बेक, पेज नंबर 526 में बताया, टू कॉम्बैट द हाइपोएस्ट्रोजेनिक सिम्टम्स। इसको रोकने के लिए इसका GnRH एगोनिस्ट का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये थेरेपी रहती है। फिर ओफेरेक्टोमी, मतलब इसमें क्या रहता है कि दोनों साइड का ओवरीज को हम कट करके निकाल देते हैं। To establish cases of primary PMS with recurrence of symptoms in approaching to menopause, hysterectomy with bilateral oophorectomy is the last resort। मतलब hysterectomy मतलब पूरा यूट्रस को निकाल देना, और बायलैटरल ओफेरेक्टोमी मतलब दोनों ओवरीज को निकाल देना, यह ट्रीटमेंट होती है। अब की पॉइंट्स क्या है ये चैप्टर का? डिस्मेनोरिया इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन ऑफ सफिशिएंट मैग्नीट्यूड सो एज टू इनकैपेसिटेट द डे टू डे एक्टिविटीज। The incidence of primary dysmenorrhea is about 15 to 20%। अब जो डिस्मेनोरिया होता है वो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है
डे टू डे एक्टिविटीज को ये करता है, मतलब तकलीफ देता है, तो डे टू डे लाइफ हो नहीं सकता। प्राइमरी डिस्मेनोरिया कितना है, तो 15 to 20% होता है। फिर प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कंफाइंड टू ओवुलेटरी साइकिल एंड रिलीव फॉलोइंग प्रेगनेंसी। फिर प्राइमरी जो है फर्स्ट टाइप का जो, या ओवुलेशन के टाइम पे होता है, ओवुलेटरी साइकिल में होता है, और ना जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये रुक जाता है।